जय हिंद। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के इस लेक्चर में आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ नोट पॉइंट देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में बताया था। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसी में कुछ नोट्स पॉइंट हैं। तो हमने बतलाया था सर कि आपका जो अल्फ़ा नॉट होता है, माने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अल्फ़ा होता है वो होता है स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस। ये सारा कुछ ना हम कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, सब कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ, माने रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ बटा इनिशियल रेजिस्टेंस। माने अल्फा नोट हमने लिखा था स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ बटा आर नोट। अल्फ़ा टी इक्वल टू हमने लिखा था सर स्लोप ऑफ आर टी ग्राफ बटा आर टी। हम किसी भी टेम्परेचर पर तो हम लिख सकते हैं। अल्फ़ा 1 इक्वल टू हमने लिखा था अल्फ़ा नॉट इंटू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T1। उसी तरह अल्फ़ा 2 इक्वल टू लिखा था अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू T2। ये सारा इक्वेशन हम ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं। तो चूंकि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है सर वो लीनियरली बढ़ता है, माने किसी भी पॉइंट पर आपका जो होगा वो स्लोप आपका क्या होगा, सेम होगा। तो हर एक पॉइंट पर आपका क्या है सर, स्लोप आपका सेम होगा, माने स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, माने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों के लिए सेम है। अल्फ़ा नोट के लिए भी आपका स्लोप वही रहेगा, अल्फ़ा टी के लिए भी स्लोप वही रहेगा। लेकिन आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए तो आर नोट बड़ा है या आर टी, स्वाभाविक है हमारा आर नोट जो है आर टी से छोटा है, क्योंकि आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए तो यहाँ आर नोट जो है आर टी से छोटा है, इसका मतलब है अल्फ़ा नोट का जो वैल्यू होगा वो अल्फ़ा टी से बड़ा होगा। माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माने 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के कम जाएगा यहाँ, क्योंकि आपका आर टी का जो वैल्यू है वो आर नोट से बड़ा ना होगा, क्योंकि कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। इसीलिए आपका क्या होगा सर कि यहाँ जो है आर नोट जो है आर टी से छोटा है, माने ये छोटा है तो स्वाभाविक अल्फ़ा नोट बड़ा होगा, अल्फ़ा टी आपका क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा और अल्फ़ा का वैल्यू मेरा घटता जाएगा। तो इसका मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अल्फ़ा होता है अल्फ़ा नोट, उसका वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर आपका बढ़ाते जाएंगे अल्फ़ा का वैल्यू घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका वैल्यू धीरे धीरे आपका क्या होता है, घटता जाता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा नॉट इज ग्रेटर देन अल्फ़ा 1, या अल्फ़ा 1 माने T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेटर देन अल्फ़ा ए, ऐसे T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रेटर देन अल्फ़ा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। माने आपका जो है जैसे यहाँ T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ T इक्वल टू T1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ T इक्वल टू आपका क्या है, T इक्वल टू है T2 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ T इक्वल टू है T3 डिग्री सेंटीग्रेड। माने ये माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अल्फ़ा का वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। क्योंकि आपका T1 जो है वो आपका T2 से आपका छोटा है, इसीलिए आपका क्या होगा, तो आपका अल्फ़ा 1 का जो वैल्यू है वो अल्फ़ा 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। माने टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ से स्पष्ट हो गया, क्लियर। यही आपका नोट पॉइंट है सर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट था, आप ध्यान से याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा नोट था। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ओम्स लॉ, कि हमारा ओम्स लॉ क्या होता है। देखो
चूँकि ओम्स लॉ बेसिकली है ना सर, हम बेसिकली जो है ओम्स लॉ को हम डीसी सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफाइंड करेंगे। किसके लिए डिफाइंड करेंगे? डीसी सर्किट के लिए हम डिफाइंड करेंगे यहाँ पर। तो मान लो कि हमारा क्या है सर, कि एक कंडक्टर है जिसमें 2 पॉइंट है, एक ए है, दूसरा हमारा क्या है सर, बी है। एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका V वोल्ट है, और करंट कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है, I। तो ओम्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर और 2 एंड of a conductor, the ratio of potential difference between 2 end of a conductor and current flowing between them is constant provided physical condition remain same। इसका मतलब होता है सर कि आपका किसी कंडक्टर के 2 टर्मिनल या 2 एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है उसका, और दोनों एंड के बीच जो करंट फ्लो हो रहा था उसका रेशियो आपका कांस्टेंट होता है, मतलब वो चेंज नहीं करता है। प्रोवाइडेड, साथ ही साथ आपका जो फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, माने जो कंडक्टर का टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ मे बी स्टेटेड एट the ratio of potential difference between 2 end of a conductor and current flowing between them is constant provided physical condition माने that is temperature remain same। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहता है ओम्स लॉ में बी स्टेटेड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड current flowing between them is constant provided physical condition remain same। यहाँ फिजिकल कंडीशन का मतलब है आपका टेम्परेचर से, यानी ओम्स लॉ के अनुसार सर, यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है कि ये 2 कंडक्टर के एक किसी कंडक्टर का 2 टर्मिनल है, 2 एंड है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। कितना वोल्ट है? V वोल्ट है। और दोनों एंड के बीच कितना करंट फ्लो हो रहा है? I एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो वही कहता है कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और दोनों एंड के बीच जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का रेशियो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर से है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए माने। और ये जो कांस्टेंट है ना सर, ये कांस्टेंट वो आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस। माने V/I का जो रेशियो होगा वो हमेशा R के बराबर होगा। वो हमेशा क्या होगा? R के बराबर होगा। समझ रहे हो? यानी V/I का जो रेशियो होगा वो हमेशा R के बराबर होगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा सर, R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। कह रहा है ये कंडीशन आपका तब सेटिस्फाई है जब आपका फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए। यही ओम्स लॉ है। इसको और क्या लिख सकते हो? यहाँ से और लिख सकते हो, इसीलिए V बराबर क्या लिख सकते हो? IR लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। R बराबर अपन V अपॉन I लिख सकते हो। यहाँ से आपका क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो, और I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हो। यानी I इज इक्वल टू क्या लिख, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो? V लिख सकते हो। चूँकि R कांस्टेंट है, माने वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। देखो ना भाई, हमने लिख रखा है I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R यहाँ क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने चेंज नहीं करेगा, ये आपका नियत है। माने चूँकि ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R कांस्टेंट रहेगा। तो R कांस्टेंट है, इसका मतलब है वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज जितना हम बढ़ाएंगे I उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं ना I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। माने करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर, माने
current flowing between two ends of the conductor is directly proportional to potential difference between them। माने किसी कंडक्टर से होकर के जो करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के दो एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तब होगा जब आपका टेम्परेचर कंडक्टर का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, भी। हम इसको एक बार आप चाहो तो लिख सकते हो, माने ओम्स लॉ को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, समझ रहे हो। हाँ, ये ध्यान रखना गुरु कि ये सिर्फ आपका क्या होगा, कब तब वैलिड होगा जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। माने कंडक्टर का टेम्परेचर वैरी नहीं करना चाहिए। आइए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं कि हमारा ओम्स लॉ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। किसी कंडक्टर में आपका वोल्टेज और करंट का हम वेरिएशन दिखाएंगे एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार। जैसे मान लो कि हमारा एक कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के बीच ए और बी के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, आई फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ के अनुसार एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, R, और R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V इक्वल टू आई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में हम दिखाएं। यदि हमारा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ से देख लो हमारा क्या हो जाएगा, कैसे हम दिखा सकते हैं यहाँ से इसको ग्राफ से। ये आई ले लो, ये भी ले लो। अब देखो कह रहा है ना, भी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ के अनुसार। कब, जब आपका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी आपका क्या रख रहे हो, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। माने ये रिलेशन तब वैलिड है जब टेम्परेचर क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो भी और आई का जो ग्राफ होगा किसी कंडक्टर के लिए जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो ऐसा हो जाएगा। देख लो, जैसे इस पॉइंट पर ले लोगे, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, जैसे तुम चले जाओ, मान लो कि ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। मान लो कि हमारा करंट है, ये 0 एम्पियर ले रहे हो। ये मान लो कि हमारा क्या है, 1 एम्पियर, ये एम्पियर में है सर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो देखो, तो हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हो। स्लोप यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो आपका थीटा बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर, यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो, इस ट्रायंगल की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार 5/1, माने कितना, 5। समझ रहे हो, चूँकि 5 वोल्ट है, ये वोल्ट है ना, ये वोल्ट में है, ये आपका सर वोल्ट है और ये आपका एम्पियर है, माने वोल्ट बटा एम्पियर। और वोल्ट बटा एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चूँकि V और I क्या देता है, V और I देता है रेजिस्टेंस। चूँकि V बटा I जो है वो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है जो tan थीटा होगा वो आपका जो स्लोप देगा, माने tan थीटा मतलब आपका क्या है सर, स्लोप। tan थीटा मतलब इस ग्राफ का स्लोप है। स्लोप क्या हो जाएगा, ये 5 वोल्ट बटा आपका 1 एम्पियर। अब वोल्ट बटा एम्पियर क्या है, रेजिस्टेंस है, माने कितना, 5 ओम। अब यहाँ से और भी निकाल सकते हो, जैसे इस ट्रायंगल में ले लो, इस ट्रायंगल में ले लो, आपका कितना हो जाएगा, 10 बट्टा कितना हो जाएगा, 2, माने आपका 5 ओम, यानी 10 वोल्ट बट्टा 2 एम्पियर। इस ट्रायंगल में बड़ा वाला में ले लो तो कितना हो जाएगा, 15/3, 15/3 ले लो, माने कितना हो जाएगा, 5। माने हर एक पॉइंट पर आपका क्या है, स्लोप सेम आ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, सेम। ये भी यदि ले लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी तुम थीटा निकाल सकते हो। तो ये 5 है तो ये कितना होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 ही होगा, समझ रहे हो।
और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ से भी tan थीटा निकालोगे सर, यहाँ से भी tan थीटा यदि निकालोगे तो 5/1 माने कितना, 5 ओम। माने इसका मतलब है स्लोप हर पॉइंट पर कांस्टेंट है। स्लोप हर पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट। माने भी और आई का रेशियो आपका क्या है सर, हर एक पॉइंट पर सेम है। इसका मतलब है ये कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब आपका क्या है, हर एक पॉइंट पर आपका क्या है सर, स्लोप सेम है। स्लोप सेम है मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम नहीं चेंज कर रहे हैं। और जो भी और आई का जो स्लोप देता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। माने भी और आई का जो स्लोप है, माने tan थीटा का जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस देता है। वो क्या देता है, रेजिस्टेंस। माने कहने का मतलब है भी और आई का जो आपका स्लोप है, स्लोप माने tan थीटा। tan थीटा हमने निकाल लिया, देखो ना भाई, यहाँ से tan थीटा निकालो तो कितना हो जाएगा, 5/1। यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10/2 हो जाएगा। और ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 15/3। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, 20/4। हर हमेशा 5 आएगा। माने जो स्लोप देगा वो क्या देगा, रेजिस्टेंस देता है। कहने का मतलब है, तो यहाँ से हम समझ गए सर, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है। और I बराबर क्या होता है, V/R होता है। और आपका क्या है सर, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। तो समझ गए ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कुछ नहीं है, बस फिजिकल कंडीशन यदि हमारा सेम रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो किसी भी कंडक्टर में V और I का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और V और I का जो रेशियो होता है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है सर, रेजिस्टेंस देता है। हाँ, कंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है। अब हम आपको बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, जो आपका कंडक्टर 2 तरह के होते हैं। कंडक्टर अब 2 तरह का हो गया। कंडक्टर 2 तरह का होता है। एक होता है ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर। ओवेज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ माने जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। डज नॉट ओबे ओम्स लॉ माने ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। माने कंडक्टर 2 तरह के होते हैं ओम्स लॉ के अनुसार। एक ओमिक कंडक्टर होता है आपका सर, दूसरा नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है उसको हम नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, इफ़ टेम्परेचर कांस्टेंट। यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट मान ले, टेम्परेचर क्या मान ले, कांस्टेंट, तब हमारा सर देख लो कंडक्टर जो है, सॉरी आपका कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, सिल्वर कंडक्टर, आपका जो है सिल्वर कंडक्टर, ये आपका क्या है सर, सिल्वर कंडक्टर, ये सब कुछ आपका जो हो गया सर, ये आपका ओमिक कंडक्टर में आ जाएगा। माने कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, सिल्वर कंडक्टर, ये सब ओमिक कंडक्टर में आ जाएगा। किसमें, क्योंकि ये सब जो कंडक्टर है ना, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो कहने का मतलब है सर, V और I का रेशियो हमेशा इसमें कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। यानी V और I का रेशियो कांस्टेंट रहने का मतलब है सर, ये सब कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन इट मीन्स टेम्परेचर रिमेन सेम। लेकिन जो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर है, हाँ, और जो ओमिक कंडक्टर है उसके लिए V और I का जो ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है और पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। माने ओमिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ फॉलो होता है, और जब ओम्स लॉ फॉलो होगा तो उस कंडक्टर के लिए V और I का जो रेशियो होगा वो, सॉरी ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से, मतलब ओमिक कंडक्टर
ओम्स लॉ को फॉलो करता है और इसका भी और आई का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और ओरिजिन से पास करता है। कहाँ से पास करता है? ओरिजिन से पास करता है। जो नॉन ओमिक कंडक्टर है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और इसके लिए आपका सर भी और आई का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। भी और आई का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है सर? नॉन लीनियर होता है। माने जो ओरिजिन से पास भी नहीं करता है, माने नॉन लीनियर होता है। क्या होता है? नॉन लीनियर होता है। हाँ, भी और आई का जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज कर जाता है, इसलिए कहते हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि आपका वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ाएंगे। डायोड भाल्व ये सब आपका क्या सर? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, डायोड भाल्व ये सब आपका क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और इसके लिए भी आई कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन नहीं कहने का मतलब है सर कि इसमें भी और आई का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज कर जाता है। इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज या करंट चेंज होने से इसका कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। यही कारण है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या है कि कोई एक कंडक्टर है, उसके दो पॉइंट के बीच, उसके दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और दोनों के बीच जो करंट फ्लो होता है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। माने भी और आई का रेशियो कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट कंडक्टर का रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस। प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम ओम्स लॉ के अनुसार, एज पर ओम्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? ओम्स लॉ को हम लिख सकते हैं सर V/I इज इक्वल टू आर। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। और क्या लिख सकते हो? R इज इक्वल टू V/I लिख सकते हो। ये ओम्स लॉ को हम इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ से देख लीजिए, R तो चूँकि कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका सेम है, चेंज नहीं कर रहा। और लिख सकते हो यहाँ से, चूँकि यहाँ से I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V/R भी लिख सकते हो। हाँ, I इज इक्वल टू V/R भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ओम्स लॉ को हम इतना तरीका से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और चूँकि R क्या है सर? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है, तो आप I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हो। तो ओम्स लॉ को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज और करंट में रिलेशन भी आ गया, ओम्स लॉ के अनुसार आ गया ना। माने I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V/R। V इज इक्वल टू क्या लिखोगे? IR। समझ रहे हो? R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V/I। तो ये सारा ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करने का तरीका है, मतलब इस तरीका से हम ओम्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, वोल्टेज ड्रॉप। देखो, वोल्टेज जैसे कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट फ्लो में अपोजिशन क्रिएट करेगा, माने रेजिस्टेंस आपका कंडक्टर का कुछ ना कुछ होगा। तो इस कंडक्टर को, रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। माने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे कोई कंडक्टर है तो करंट फ्लो में जो इसका अपोजिशन होगा वही इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को तो हम R से इंडिकेट करते हैं, R से। और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो इसमें एक होता है वोल्टेज ड्रॉप मतलब फॉल हो जाना, गिर जाना। ड्रॉप मतलब फॉल होता है, गिर होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? कहता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। माने किसी कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है?
माने जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज फॉल हो जाता है, समझ रहे हैं, उसी को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्या है कि सर ये दोनों कंडक्टर के टर्मिनल के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका ई है, क्या है सर, ई। करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो आई इंटू आर होगा। माने वोल्टेज ड्रॉप इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है, क्लियर। और आगे मैं इसका आगे बहुत ही डिटेल्स में हम बताएंगे, इतना समझ जाइएगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है। तो आई बराबर क्या होता है, आई आर माने क्या, भी, अभी मतलब क्या, वोल्टेज माने क्या, वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप का यूनिट भी वोल्ट ही होता है, वोल्टेज ड्रॉप का यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है, और ये आई आर के बराबर होता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।